Good evening, everyone. We have started with consolidated financial statement. We have done the introduction and one sum in the last lecture. Today we will continue with the next sum. So, in consolidated financial statement, what happens? One company takes over majority shares in another company. So the company which purchases the majority share is the holding company, and the company whose majority shares are purchased is a subsidiary company. So here, let us start with our second sum. Summary balance sheet as at 31st December 2012. Liabilities, H Limited, S Limited, there is two company, H Limited and S Limited, share capital of rupees 10 each, 1 lakh and 50,000. So 1 lakh divided by 10, we get 10,000 shares. 50,000 divided by 10, that means S Limited has 5,000 shares, H Limited has 10,000 shares. We have reserves, profit and loss account and creditors. In the asset side, we have current assets, and we have investment. Investment is 4,000 shares in S Limited. So out of 5,000 shares in S Limited, H Limited has purchased 4,000 shares. Means what happens? H Limited has the majority shares in S Limited. S Limited had 50,000 share capital and one share is of 10 rupees each. 50,000 divided by 10, we get 5,000 shares. So out of 5,000 shares, 4,000 shares are purchased by H Limited. So H is the holding, S is the subsidiary. So H Limited acquired the shares of S Limited on 1st January 2012. That is the first day of the year. And the year end given is 31st December 2012. Matlab, the beginning, when did the acquisition took place? It took in the beginning of the year. On that date, the profit and loss account of S Limited का profit and loss account में क्रेडिट बैलेंस था 1000 का. फिर साल खत्म हुआ तो 4000 का बैलेंस है. मतलब 3000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा. एंड रिजर्व में 3000 था, 5000 अभी है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिजर्व्स है 3000 and profit and loss account है 1000. So now profit and loss account में ending में 4000 है और रिजर्व में ending में 5000 है. तो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, वो भी हमें चाहिए, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक्विजिशन टुक प्लेस. तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ होगा इट विल बी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. और जो पहले प्रॉफिट था ईयर 5000 और 4000 ईयर एंड का प्रॉफिट है. प्रॉफिट एज पर 31 दिसंबर 2012. सो बिगनिंग में कितना प्रॉफिट था वो लास्ट ईयर का रहेगा बिफोर एक्विजिशन. तो उसको हम बिफोर एक्विजिशन प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं. आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट को हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं. सो हियर द फर्स्ट thing what we will find out will be the, let me take this. First thing what we find out is the holding ratio. होल्डिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड इन द सब्सिडरी कंपनियां. ये जो भी हम देख रहे हैं वो कौन से कंपनी के देख रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी is equal to shares left with, which is the name of the subsidiary company, S Limited. So यहाँ पे देखो कितना शेयर खरीदा एच लिमिटेड ने? 4000. तो कितना लेफ्ट हुआ है एस लिमिटेड के पास? 5000 में 4000 खरीद लिया तो 1000 बचता है. सो रेशो क्या रहेगा? 3 0 कैंसिल करने के बाद रेशो है, होल्डिंग रेशो है
4:1 का। गॉट दिस पॉइंट? टोटल 5000 शेयर था, जिसमें 4000 एच लिमिटेड ने यहाँ पे परचेज किया है, तो इसके पास कितना बचा? शेयर्स लेफ्ट विद एस लिमिटेड इज 1000, सो रेशियो इज 4:1. द नेक्स्ट वन, हमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट चाहिए। कैपिटल प्रॉफिट के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट था। रिजर्व में बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3000 था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगिनिंग ऑफ द ईयर हाउ मच प्रॉफिट था? बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 प्रॉफिट था। सो कैपिटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4000। तो ये कैपिटल प्रॉफिट को हमें दो कंपनीज में डिवाइड करना है, तो एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। कौन से बेसिस में इसको डिवाइड करेंगे? हमारे होल्डिंग रेशो के बेसिस में। 4 डिवाइड बाई 4 + 1 इज 5, तो हमें ये मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा 4000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। तो कितना आ रहा है देखो, हाउ मच आर यू गेटिंग? 3200, एंड ये एस लिमिटेड के पास बच गया 800। तो ये हो गया हमने कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट, और एक्विजिशन 1 जनवरी को हो गया। एक्विजिशन टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से पहले का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है ऑन दैट डे। बिजनेस तो 31 दिसंबर का बैलेंस शीट है, तो फर्स्ट डे में जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1000 क्रेडिट बैलेंस एंड रिजर्व में 3000। तो इसके बाद 1 जन के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट रहेगा, बिकॉज आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट इज नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट। So here now what we will want to find out is revenue profit. रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए यहाँ पे दो चीज है, एक तो रिजर्व्स है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा देखते ईयर एंड में कितना प्रॉफिट है रिजर्व्स में। रिजर्व्स में एस लिमिटेड, बिकॉज हम सब्सिडरी कंपनी का सब इंफॉर्मेशन देख रहे, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ देखो 4 होल्डिंग रेशो हमें मिला है 4:1, तो 4:1 को फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4:1 को फ्रैक्शन में डिवाइड किया तो 4/5, 5 ये 4:1 को डिवाइड किया तो 4 + 1 इज 5, तो 4/5 1/5। सो उस हिसाब से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो ऐसे ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजर्व्स है, हमारे पास रिजर्व्स है 5000, हमारे पास रिजर्व्स है 5000। तो 5000 में लास्ट ईयर का रिजर्व्स कितना था? 2000, और प्रॉफिट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1000, वो माइनस करेंगे तो करंट ईयर का मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे देखो टोटल ईयर एंड में प्रॉफिट है 5000, ईयर एंड में रिजर्व है 5000 और लास्ट ईयर का रिजर्व है 3000। तो टोटल का प्रॉफिट में से लास्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस करो तो यहाँ पे मिलेगा 2000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4000 है, इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो
4,000 है, इसमें से लास्ट ईयर का 1,000 माइनस किया तो इट इज 3,000। ये दोनों को ऐड करें तो हमें रेवेन्यू प्रॉफिट मिल गया 5,000। तो अभी क्या करेंगे, इसको भी एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो 5,000 को कौन ये रेशो से, सो यहाँ पे व्हाट इज द रेशो, 5,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 1, और यहाँ पे भी 5,000 एस लिमिटेड का होल्डिंग है 1, सॉरी हाँ 4 डिवाइड बाई 1 नहीं, 4 डिवाइड बाई 5 एंड 1 डिवाइड बाई 5, रेशो इज 4:1, 4 plus 1 is 5, so for 4 upon 5, 1 upon 5, this is the ratio. So give me the answer. This is the answer. So what answer we are getting? 4,000 and 1,000. So 4,000, 1,000. So we got it. So हम लोग को ये भी मिल गया। अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लास्ट लेक्चर में हमने एक सब भी किया है, cost of control. Now what do you mean by cost of control? Cost of control में हमें दो चीज मिलता है, गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब होल्डिंग कंपनी हैज is now after acquiring the maximum shares, after acquiring the maximum shares in S Limited, H Limited, after acquiring the maximum shares in S Limited, now is having the controlling power in S Limited, because H Limited is a majority shareholder. देखो ऑलमोस्ट 5,000 में 4,000 शेयर्स एच के पास है, तो मेजॉरिटी शेयर्स है, तो उसके पास कंट्रोलिंग पावर है, तो वो कंट्रोलिंग पावर मिलने का कॉस्ट क्या है, जो कंट्रोलिंग पावर है एच के पास, सो व्हाट इज द कॉस्ट टू गेटिंग द कंट्रोल। सो लेट अस फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। उसमें हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें इन्वेस्टमेंट में मिलेगा असेट साइड 65,000। सो वी गॉट दैट 65,000। फिर ये 65,000 में हम क्या करते हैं, क्या हमें मिला, ये 65,000 खर्च करके हमें मिला क्या है, हमें मिला है, लेस करना है वो चीज, हमें इधर मिला है, यहाँ पे दो चीज लेस करते हैं, एक तो पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, और दूसरा कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। दूसरा क्या लेस करते हैं, दूसरा लेस करते हैं कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। मतलब ये एच लिमिटेड को जो ये कैपिटल प्रॉफिट मिला है उस पे तो एच लिमिटेड का कोई हक नहीं है, बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट मीन्स विच प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन, एक्विजिशन से पहले एच लिमिटेड का जो प्रॉफिट था उसमें भी एच लिमिटेड को हिस्सा मिला है। यू अंडरस्टैंड, कैपिटल प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन, मतलब एच लिमिटेड ने मैक्सिमम शेयर्स खरीदने से पहले का, ये जो एक्विजिशन हुआ उससे पहले का प्रॉफिट, तो उसमें भी एच लिमिटेड को हिस्सा मिला है। तो ये दोनों इनको तो ये कितना शेयर्स है जरा वो यहाँ पे करते हैं, 4,000 शेयर्स है और उसका फेस वैल्यू है 10, सो ये 40,000 हो जाता है, 40,000 हो जाता है। और हाउ मच इज द कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कितना है, कैपिटल प्रॉफिट है 3,200। एच लिमिटेड का शेयर चाहिए, टोटल कैपिटल प्रॉफिट नहीं, सिर्फ एच लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट कितना है,
ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो इन्होंने पे किया 65,000, पर इनको मिल रहा है 43,200 का चीज। तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है, कितना एक्स्ट्रा दिया है, 65,000 में से 43,200 माइनस करो, मिलता है 21,800। तो जो एक्स्ट्रा पे किया है वो किसके लिए किया रहेगा, वो एस लिमिटेड को गुडविल के लिए दिया रहेगा। देखो पे इन्वेस्टमेंट करते वक्त कितना खर्चा हुआ, एच लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट मिला, शेयर्स मिला एस लिमिटेड का 65,000 में, लेकिन इसके बदले में मिला क्या, एक तो 40,000 का शेयर और कैपिटल प्रॉफिट 3,200। तो पूरा मिला के 43,200 ही मिला है, बट पे किया 65,000। तो जो एक्स्ट्रा पे किया दैट इज गुडविल, तो एक्स्ट्रा पे किया दैट इज गुडविल। सो नाउ व्हाट वी विल डू, द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल फाइंड आउट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट. Who is the minority in the company now? After acquiring the majority shares of S Limited, H Limited is having major shares, and who is having minor interest in the company now? S Limited. अगर हम देखें H Limited ने मैक्सिमम शेयर्स S Limited में खरीद लिया, H Limited ने S Limited में मैक्सिमम शेयर खरीद लिया, तो जो S Limited है अब वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट S Limited का है अभी उनके खुद के कंपनी में, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1,000 शेयर है आउट ऑफ 5,000। सो अब हम माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में कितना शेयर्स है फेस वैल्यू में चाहिए, फिर ऐड करना है दो चीज जो एस लिमिटेड को मिला है, एक तो कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, किसका चाहिए, एस लिमिटेड का, और क्या चाहिए, और चाहिए रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। सो ये सब चाहिए हमें। तो पेड अप वैल्यू, यहाँ पे पेड अप कैपिटल 1,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये 10,000 हो जाता है। और कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 800। कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड इज 800 और रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड इज 1,000। सो यहाँ पे हम वो दोनों ऐड करते हैं, 800 और यहाँ पे 1,000। तो ये सबको ऐड करके टोटल कितना आ रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये आ रहा है 11,800 बराबर। इसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे को एक और चीज डालना है, जो कंसोलिडेटेड हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका वर्किंग करना पड़ेगा, तो वो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। लेकिन किस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बैलेंस शीट में प्रिपेयर करने वाले हैं वो किसका लेते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बैलेंस शीट में लेंगे। एस लिमिटेड के तो सारे प्रॉफिट्स हमने डिवाइड कर दिए, अब कौन सा प्रॉफिट लेंगे हम, एच लिमिटेड का। एस का तो एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एच एंड एस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एच लिमिटेड का बैलेंस शीट में आएगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ये कितना है, 10,000। इसमें ऐड करना है एक चीज, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। देखो एच लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट तो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ले लिया, एच लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ले लिया। फिर
माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हमने इसका कैपिटल प्रॉफिट भी ले लिया, रेवेन्यू प्रॉफिट भी, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड अभी तक हमने किधर भी यूज नहीं किया। वो कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट? इट इज 4000। तो वो हम न्यू बैलेंस शीट में लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो 4000, तो ये दोनों को ऐड करके हमें आ जाता है 14000। तो हमें क्या करना है, जो हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, उसमें हम जो होल्डिंग कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वो हम वहाँ पे बताते हैं। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विच इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of H Limited, which is the holding company, and its subsidiary, S Limited, and its subsidiary, that is S Limited. कब का है ये? As on 31st December. Let me check the year. कौन सा ईयर दिया है? 31st December 2012. 31st December 2012. So let us prepare the consolidated balance sheet. So we will insert the columns. तो हमें ये अमाउंट के लिए चाहिए, ये नोट्स टू अकाउंट के लिए चाहिए, एंड द फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट एंड रुपीस। तो सबसे पहले हमारे बैलेंस शीट में हम क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आता है इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में हम लिखते हैं स्मॉल ए शेयर कैपिटल और स्मॉल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो इसके लिए हमें नोट 1 एंड नोट 2 प्रिपेयर करना है। सो नोट्स टू अकाउंट में गए, नोट्स टू अकाउंट में पहला जो नोट है वो शेयर कैपिटल का है, पहला नोट शेयर कैपिटल। अब हम शेयर कैपिटल, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे, कंसोलिडेटेड मतलब हम एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड अब दोनों एक ही ग्रुप है, बिकॉज एच लिमिटेड इज हैविंग द मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। नाउ दीज बोथ आर वन ग्रुप। तो हम ग्रुप में ये करते वक्त शेयर और रिजर्व सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिखते हैं। तो होल्डिंग कंपनी में कितने शेयर्स है, 1 लाख कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपीज का है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाई 10, तो इट बिकम्स 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो ये हो जाता है 1 लाख। इसके बाद वी कम टू द सेकेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हम रिजर्व्स एंड सरप्लस सिर्फ किसका लिखते हैं, होल्डिंग कंपनी का, बिकॉज सब्सिडरी कंपनी का जो रिजर्व्स था वो हमने कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सिर्फ रिजर्व्स लेना है एच लिमिटेड का 10,000, दूसरा भी 10,000 है, लेकिन उसमें हमने वर्किंग नोट में देखो कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट नया प्रिपेयर किया है। तो रिजर्व्स तो 10,000 बराबर है, रिजर्व्स 10,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर वर्किंग नोट कौन सा है वो, एफ, वर्किंग नोट एफ के हिसाब से कितना है, 14,000। कितना है, 14,000। ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। नहीं तो दोनों 10,000 ही था, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट भी तो ऐड अप हुआ है पीएनएल अकाउंट में, तो उसको ऐड करके वो 10 + 4 14 हो गया है। तो ये सबको ऐड करके अभी हमें दोनों मिल गया,
As per the first note, share capital is 1 lakh, reserves and surplus is 24,000. इसके बाद अभी हम लोग सेकेंड वाला लिखेंगे, दैट इज बी. उसमें हमें ना नॉर्मली हम नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये चैप्टर में हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना मिला है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिला है 11,800. सो यहाँ पे लिखेंगे 11,800. इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, बट शेयर कैपिटल के नीचे, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड के नीचे हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना है, तो हमने वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा दिया. इसके बाद ये सब में देखो नॉन करंट लाइबिलिटी है क्या? कुछ भी नहीं है. नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर्स, बैंक लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, तो वैसे भी वो नील है, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ. आई एम डायरेक्टली राइटिंग द करंट लाइबिलिटी 5,000, 4,000. सो आई एम राइटिंग द करंट लाइबिलिटी. आई विल राइट हियर करंट लाइबिलिटीज. यहाँ पे क्या है करंट लाइबिलिटी में? क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को हम ट्रेड पेएबल बोलते हैं. ट्रेड पेएबल है 5,000 प्लस 4,000. कंसोलिडेट करना है, ये दोनों का मिला के बैलेंस शीट है, तो ये 9,000 हो जाएगा. 5 प्लस 4, तो इसके बाद ये हमें टोटल मिल जाएगा लाइबिलिटी का. फिर हम लोग दूसरा जो बनाएंगे दैट इज द असेट्स. तो असेट में दो चीज होता है, एक तो होता है नॉन करंट असेट और दूसरा होता है करंट असेट. सो नॉन करंट असेट्स में लेट अस गो टू द टेक्स्ट बुक, गो एंड सी व्हाट वी हैव. नॉन करंट असेट में तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? डू वी हैव एनीथिंग? तो यहाँ पे तो सिर्फ करंट असेट है. और जब हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल प्रिपेयर किया तो हमें गुडविल मिला है, एंड गुडविल इसे इंटेंजिबल नॉन करंट असेट में ही आता है ये, करेक्ट. तो नॉन करंट असेट में हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिक्स असेट भी लिख सकते हैं, पर आजकल हम फिक्स असेट को प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड equipment. If you don't want to say like this, because in the textbook they have used fixed asset, but normally we call it now as property plant and equipment, but in the textbook they have used this called this as fixed asset only. So fixed asset भी ठीक है, but if you will show this, it's so it then also it is okay. So प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, तो उसमें दो है, एक है टैंजिबल, दूसरा है इनटैंजिबल. इनटैंजिबल में हमारे पास गुडविल है, और टैंजिबल में तो कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं लिखते तो भी ठीक था. इनटैंजिबल गुडविल कितना है? 21,800. इस 21,800 तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 21,800. फिर इसके बाद हमें चाहिए बी करंट असेट्स. करंट असेट्स में यहाँ पे तो ऐड करके दिया, हमें ऐड करके लिखना पड़ेगा. तो क्या दिया है? ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ये हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज कर लिया. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते हुए कि 65,000 यूज हो गया, तभी हमें गुडविल आया. 65,000 में शेयर जो था एस लिमिटेड का, वो हमने जो जो होल्डिंग कंपनी हेल्ड करता है वो इधर लिखा, और जो सब्सिडरी कंपनी हेल्ड करता है 10,000 वो इधर लिखा, और इन्वेस्टमेंट भी हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लिख लिया. तो अभी हमारे पास सिर्फ करंट एसेट बचा है 60,000 प्लस 63,000. तो दोनों को ऐड करो कंसोलिडेशन में. 60,000
प्लस 63,000, दोनों को ऐड किया तो हमें मिलता है 123,000. अब इसको ऐड करो, यू विल गेट द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. सो कितना टोटल आ रहा है? 1,23,000 प्लस 21,800 इज इक्वल टू 144,800. और यहाँ पे भी 1 लाख प्लस 24,000 प्लस 11,800 plus 9,000 should give us 1,44,800. With this, our balance sheet is getting tallied. Our balance sheet is getting tallied, and this sum is done. So now let us come to the next sum. The following are the balance sheets of H Limited and its subsidiary S Limited. यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है H लिमिटेड है और उसका सब्सिडरी है S लिमिटेड, एंड ये भी 31 दिसंबर 2012 का बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट्स है. तो समरी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012. हमारे पास लाइबिलिटी में 1 रुपीज़ का शेयर है, 10,000 and 8,000. So number of shares भी उतना ही हो जाएगा, because per share value is 1 rupees. 10,000 divided by 1, 10,000 shares. 8,000 divided by 1, 8,000 shares. Then we have reserves, bills payable, creditors, profit and loss account. And in the asset side, we have building, plant, stock, shares in S Limited. इन्वेस्टमेंट है, कितना वैल्यू है? 6,000. Debtor, bill receivable and cash. So about after that, in the adjustment, what is in the additional information, what is given? In the information it is given, debtors of H Limited include rupees 2,000. Debtors of H Limited include rupees 2,000 due from S Limited, and bills payable of H Limited of rupees 500 accepted in favor of S Limited. तो देखो, जो H Limited का डेटर है, H Limited का डेटर है 5,000, उसमें 2,000 तो S Limited से मिलना है. ये H लिमिटेड का जो 5,000 का डेटर है, उसमें 2,000 हैज टू कम फ्रॉम S लिमिटेड. तो यहाँ पे है तो S लिमिटेड के क्रेडिटर्स में वो 2,000 रहेगा. ये 4,000 में 2,000 H लिमिटेड को पे करना. यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग कि डेटर का H लिमिटेड का जो डेटर है, H लिमिटेड का डेटर इंक्लूड 2,000 ड्यू फ्रॉम S लिमिटेड, मीन्स S लिमिटेड हैव टू पे H लिमिटेड 2,000. सो S लिमिटेड के अगर H लिमिटेड के डेटर में है तो S लिमिटेड के क्रेडिटर में रहेगा 2,000 which has to be paid to H लिमिटेड. तो now because both of them are one business, because both of them are one group, intercompany debts has to be deleted, has to be settled. मतलब अगर एक दूसरे से कोई भी लेन देन है, कोई भी व्यवहार है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम कैंसल करेंगे, सेट ऑफ करेंगे. सो debtors of H Limited include 2,000 to be received from S Limited. तो S Limited के क्रेडिटर में भी वो रहेगा कि H Limited को पे करना है. तो ये दोनों डेटर में से भी 2,000 माइनस होगा, क्रेडिटर में से भी 2,000 माइनस होगा, बिकॉज फ्रॉम आफ्टर द एक्विजिशन H लिमिटेड एंड S लिमिटेड आर वन ग्रुप. तो इनके बीच में कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए. जो भी है वो अब भूल जाओ, एक दूसरे को अभी ना पैसा लेंगे ना देंगे. तो एक दूसरे का जो भी लेन देन था, दैट विल बिकम सेटल्ड ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन. Because of the acquisition, this will become settled. So now what we will do, उसके बाद से one more thing is given, 500 bills payable of H Limited. H Limited का bill payable
इज 2000, उसमें 500 जो है इज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एस लिमिटेड। सो एस लिमिटेड को पे करना है, इसका मतलब बिल पेएबल है, मतलब एच लिमिटेड में जो 500 है बिल पेएबल 2000 है, वो 2000 में से 500 का जो अमाउंट है वो किसको पे करना है, एस लिमिटेड को। तो अब बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल, बोथ ऑफ देम हैव बिकम वन कंपनी वन बिजनेस, सो इनके बीच में कोई लेन देन रहेगा तो वो सेटल करना है। तो बिल पेएबल में से 500 माइनस करेंगे इंटर कंपनी डेट्स, और बिल रिसीव, अगर एच लिमिटेड के बिल पेएबल में है तो एस लिमिटेड के बिल रिसीवेबल में रहेगा। एच लिमिटेड के अगर बिल पेएबल में है तो एस लिमिटेड के बिल रिसीवेबल में रहेगा। दोनों जगह से 500 500 माइनस करना है बिकॉज इंटर कंपनी डेट्स। इसके बाद जैसे अ लोन ऑफ ₹1000 गिवन बाय एच लिमिटेड, अ लोन ऑफ 1000 गिवन बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड, 1000 का लोन एच ने एस को दिया, was also included in the item of debtor and creditor respectively। तो बोलते हैं 1000 का लोन एच ने एस को दिया, अ लोन ऑफ 1000 गिवन बाय एस एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड। तो एच के डेटर में रहेगा बिकॉज एच ने पैसा दिया है तो एच को वो पैसा वापस मिलना चाहिए, और एस के क्रेडिटर में रहेगा वो 1000। सो अब बिकॉज दोनों एक ही बिजनेस है तो वो 1000 भी हम डेटर में से भी माइनस करेंगे और क्रेडिटर में से भी, मतलब टोटल हमें कितना डेटर क्रेडिटर में से माइनस करना है, 2000 प्लस 1000। डेटर है एक, तो डेटर क्रेडिटर दोनों एच लिमिटेड एस लिमिटेड में इंक्लूडेड है। 2000 एच को मिलना है, एस को पे करना था, सेम वे 1000 भी एच को मिलना है, एस को पे करना है। तो अब तो दोनों दोनों कंपनी एक ग्रुप हो गई है तो उनके बीच में कोई भी लेन देन अभी नहीं मिलेगा, ना पे करेंगे। तो 2000 प्लस 1000 डेटर क्रेडिटर में से हम 3000 माइनस करेंगे, बिल्स पेएबल बिल रिसीवेबल में से 500 माइनस करेंगे। इसके बाद जैसे ₹500 was transferred from S Limited from P&L account to reserve out of current year's profit। करंट ईयर प्रॉफिट में से क्या हुआ, 500 रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कहाँ ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर हुआ इन द reserve, was transferred from profit and loss account to reserve out of current year profit। शेयर्स कब परचेस हुआ, शेयर परचेस हुआ 30th जून को। शेयर कभी परचेस हुआ, 30th जून 2012, मीन्स 30th जून से पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, 30th जून के बाद का प्रॉफिट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सॉरी, नॉट लाइक दैट, 30th जून से पहले का प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट, 30th जून के बाद का प्रॉफिट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशंस। एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट। एंड एक्विजिशन कैसे हुआ, एट पार। एक्विजिशन कैसे हुआ, एट पार। तो ये जो 6000 है ये पार में फेस वैल्यू में शेयर्स खरीदा गया है, मतलब 8000 में, क्योंकि ₹1 का शेयर है, 8000 में 6000 शेयर खरीदा एच लिमिटेड ने, तो मैक्सिमम शेयर खरीदा, मैक्सिमम शेयर खरीदा तो इट बिकम्स अ होल्डिंग कंपनी एंड द अदर पार्ट बिकम्स अ सब्सिडरी कंपनी। Okay, so with this what we will do, with this we will start the, we will start our sum। रेवेन्यू प्रॉफिट एंड, सो सबसे पहले
हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्टली आई विल रिमूव द गैप हियर. So our first step is to find out the holding ratio. Holding ratio is shares held by the holding company, which is H Limited, and the next one is shares held by S Limited, that is a subsidiary company. तो यहाँ पे क्या हुआ, एच लिमिटेड जो है उसने 6,000 रुपए का शेयर खरीदा पार में. पार मतलब फेस वैल्यू, और एक शेयर का फेस वैल्यू है 1 रुपीज. सो 1 रुपीज में शेयर खरीदा, तो 6,000 शेयर 1 रुपए में खरीदा. तो सॉरी, 6,000 में 1 रुपए का शेयर खरीदा, 6,000 में 1 रुपए का शेयर खरीदा, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 6,000. तो यहाँ पे शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड इज 6,000. शेयर्स हेल्ड बाय टोटल 8,000 में से 6,000 गया, तो एस लिमिटेड के पास 2,000 शेयर बचा है. तो यहाँ पे व्हाट विल बी द रेशो, 6:2. ये और छोटा होता है, 3 2 के टेबल में आता है 2 3s are and 2 1s are. 2 3s are 6, 2 1s are 2. तो इसको अगर हमें, जैसे तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो कैसे रेशो में मिलेगा एच लिमिटेड और एस लिमिटेड को. एच लिमिटेड को मिलेगा 3 + 1 is 4, एंड एस लिमिटेड का कौन सा रेशो में रहेगा, 1/4. 3/4 1/4, 3/4 and 1/4. I hope this is visible to all of you. 3/4 and 1/4. So this is done. Now our second step is to find out the capital profit, and second step is to find out the capital profit. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली बोलते हैं कि इन द ईयर क्या हुआ, पीएनएल अकाउंट में से रिजर्व में गया 500 रुपया. ₹500 was transferred by S Limited from profit and loss account to reserve of out of current year profit. मतलब ये जो रिजर्व में 3,000 दिख रहा है ना, वो 3,000 में ईयर एंड में रिजर्व में 3,000 है, तो वो 3,000 में 500 जो है वो सिर्फ करंट ईयर प्रॉफिट में से आया है. बाकी का 2,500 वो तो लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट है. समझ में आया. सिर्फ 500 was transferred by S Limited from profit and loss account to reserve out of current year profit. तो करंट ईयर प्रॉफिट में से कितना ट्रांसफर हुआ, करंट ईयर प्रॉफिट में से 500 ट्रांसफर हुआ, 500 ट्रांसफर हुआ there from reserves. So I'm sorry, from P&L account to reserve, from P&L account to reserve. So what we will do here, हमें कैपिटल प्रॉफिट मतलब ये तो एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट है, तो रिजर्व जो है वो 3,000 है, उसमें से 500 माइनस करेंगे क्योंकि वो तो करंट ईयर प्रॉफिट में से आया है, तो इधर हो जाएगा 2,500. और हमारा जो पीएनएल अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है, देखो पीएनएल अकाउंट में बैलेंस है 2,000, बैलेंस है 2,000. सो ये 2,000 में हम क्या करेंगे, जो हमने
500 जो हमने ऊपर माइनस किया क्योंकि वो करंट ईयर प्रॉफिट में से था, तो वो हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा करंट। इसका मतलब ये जो रिजर्व्स है इसमें 500 करंट ईयर प्रॉफिट का है, बाकी का सब लास्ट ईयर का है, तो इट इज 2500। एंड ये इसको हम मानते पूरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, तो ये जो P&L अकाउंट है 2500, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, तो ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 2500। ये 2500 में हम क्या करेंगे, जून से पहले सी एक्विजिशन कभी हुआ 30 जून को, तो 30 जून से पहले इट इज कैपिटल प्रॉफिट, और 30 जून के बाद जो प्रॉफिट है उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। तो जैन से लेके जून इज 6 मंथ ना, 6 डिवाइड बाई 12, तो ये 6 हमने कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन, सो प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन मतलब जैन टू जून 6 मंथ, तो कितना हो जाएगा, ये कितना ये हो जाएगा, इट इज कमिंग टू हाफ 1250, तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा 3750। तो उसको कैसे डिवाइड करना है, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड में रेशो से डिवाइड करना है। सो व्हाट इज द रेशो, the ratio is 3750 into 3 divided by 4, and same way 3750 into 1 divided by 4। so कितना आ रहा है हमारा एच लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट, इट इज कमिंग हाउ मच, सी हाउ मच इट इज कमिंग, कैपिटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैपिटल प्रॉफिट कितना आ रहा है चेक करो, 3750 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, हमें मिल रहा है 2812.5 आ रहा है ना, 2812.5 will become 2813 and 3750 into 1 डिवाइड बाई 4 विल बी, एक जगह कम एक जगह ज्यादा लेना पड़ेगा बिकॉज 0.5 है, 93.5 और ये है 2.5, तो एक जगह पे इसको इक्वल करने के लिए एक जगह में एक डिजिट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये ऐसे कर सकते हैं, या तो इधर 3 रख के इधर ऐसे भी कर सकते हैं, इधर एक ज़्यादा रखो इधर एक कम, तो भी एकदम टैली होके 3750 हो जाता है, जैसे तुमको करना है वैसे कर सकते हैं। इसके बाद नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में सिर्फ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, दैट इज P&L अकाउंट, P&L अकाउंट इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो P&L अकाउंट में कितना है 2500 है, लेकिन आफ्टर जून से दिसंबर दैट इज 6 मंथ, जून से दिसंबर इज 6 मंथ ना, दैट इज जुलाई टू, इसको जरा करती हूँ, 30 जून को एक्विजिशन हुआ, तो एक्विजिशन के बाद 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर इज अगेन 6 मंथ, तो हमें कितना अमाउंट आता है 1250, तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है 1250। देखो उसमें क्वेश्चन में बोला था 500 है जो P&L अकाउंट से रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो बाकी का पूरा रिजर्व वॉज कैपिटल प्रॉफिट, तो 3000 में से 500 माइनस किया था 2500, पूरा वॉज कैपिटल प्रॉफिट। और करंट ईयर प्रॉफिट में हमने ऐड किया कि उधर ऊपर करंट ईयर प्रॉफिट सिर्फ 2000 दिया था,
करंट ईयर प्रॉफिट सिर्फ 2000 दिया था, उसमें जो ट्रांसफर हुआ है वो भी ऐड किया, उसके बाद एक्विजिशन इन द मिडल ऑफ द ईयर हुआ है, तो एक्विजिशन से पहले 6 मंथ इस कैपिटल प्रॉफिट, एक्विजिशन के बाद का 6 मंथ इस रेवेन्यू प्रॉफिट। सो इसको अभी हमें दोनों में डिवाइड करना है, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। कितना डिवाइड करना है, 1250 into 3 divided by 4 and 1250 into 1 divided by 4. So how much is it coming? Just check how much it is coming. 1250 into 3 divided by 4, it is coming 937.5, तो 938 ले लिया मैंने। नहीं, हर बार होल्डिंग कंपनी को क्यों 1-1 रुपया एक्स्ट्रा दो, होल्डिंग कंपनी को यहाँ पे हमने किया ना 2 का 3, तो यहाँ नहीं करेंगे। इसके बाद 1, ये दोनों को सेम अमाउंट रहे क्या, 1250 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, इधर आया 312.5, तो ये हो जाएगा 313। अब इसको ऐड करेंगे तो 1250 हो जाएगा। अपने ऊपर है हमें किधर 0.5 का एक डिजिट इंक्रीज करना है, तो ये हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट वन व्हाट वी विल कैलकुलेट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सो उसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 6000 है ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6000 है। देखो इधर 6000 में शेयर्स एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का शेयर्स खरीदा, इसमें से लेस करते हैं हम, एक तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड, दूसरा लेस करते हैं कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। तो यहाँ देखो कितना है ये 6000 इंटू 1, और ये क्या फ्री में मिला है कैपिटल प्रॉफिट, ये भी माइनस करना है 2813। तो यहाँ पे देखो कितना मिला, कितना अमाउंट मिला, यहाँ पे हमें मिला माइनस ज़्यादा है, हमारा माइनस ज़्यादा है, मतलब हमने दिया 6000 और हमें 8813 का चीज़ मिल रहा है, तो हमें कम देकर ज़्यादा का बेनिफिट मिल रहा है। तो जब हम ज़्यादा पे करते, जितना कंपनी का वर्थ हो उससे ज़्यादा पे करते हैं तो वो गुडविल होता है, और जितना वर्थ हो उससे कम पे करते हैं, मतलब इधर मिला टोटल 8813 पर पे किया सिर्फ 6000, तो ये जो हमें मिला, जब नेगेटिव आंसर मिलता है तो इट इज कैपिटल रिजर्व। जो हमें नेगेटिव आंसर मिला यहाँ पे देखा तो देखो क्या है, 2813 हमें नेगेटिव में मिल रहा है, ये 6000 ये दो लेस करके 2813 नेगेटिव, मतलब हमने कम पे किया और हमें ज़्यादा का बेनिफिट मिला, तो इट इज़ कैपिटल रिजर्व। पिछले सम में इट वाज गुडविल, सो ये भी हो गया। अभी हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं शेयर्स हेल्ड बाय एस लिमिटेड, फिर एस लिमिटेड को जो कैपिटल प्रॉफिट मिला, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, फिर एक और चीज़ ऐड करते हैं
रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, ये सब हमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड, और यहाँ पे भी लिख देती हूँ ऐड। तो कितना है, 8,000 में 6,000 बेच दिया, तो कितना बचा यहाँ पे, 2,000। ज़रा देखो कैपिटल प्रॉफिट कितना है, कैपिटल प्रॉफिट है 937, और 313 इज द रेवेन्यू प्रॉफिट। 937 और इधर है 313। सो व्हाट इज इट, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, you will get 3250. You will get 3350, that is the minority interest या minority interest। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये नेक्स्ट हम जो फाइंड करेंगे दैट विल बी द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, सॉरी कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें हम क्या करते हैं, जो एच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड, सबसे पहले तो हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड, उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करना है, दैट्स इट। सो एच लिमिटेड का है 4,000, एच लिमिटेड का है 4,000, और ऐड करेंगे उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट, जो हमने किधर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ऑफ एच लिमिटेड। कितना रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, रेवेन्यू प्रॉफिट इज 31, नहीं, रेवेन्यू प्रॉफिट इज 937। एच लिमिटेड का चाहिए ना, एस लिमिटेड का नहीं, 937। सो दिस बिकम्स 4937, मिला 4937। तो इसके बाद हमारी सारी वर्किंग हो गए। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एच लिमिटेड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, या बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स subsidiary, that is S Limited, as on year same है 31/12/2012। सो यहाँ पे let us add the 313 कॉलम्स। तो इसको मैं एडजस्ट करती हूँ अमाउंट के लिए, और ये नोट्स टू अकाउंट लिखने के लिए। सो द पर्टिकुलर्स टू अकाउंट, इधर रुपीस। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और फिर लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, फिर लिखते हैं स्मॉल ए शेयर कैपिटल, फिर लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। 1 एंड 2 नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट करती है। नोट्स टू अकाउंट में पहला वाला है शेयर
कैपिटल जिसमें हमें सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर्स लिखना है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स हम सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिखते हैं। तो 10,000, तो 10,000 शेयर्स 1 रुपीज़ का है ना, सो इधर लिखेंगे 10,000 shares of ₹1 each, which will be equal to 10,000। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 10,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस भी सिर्फ हमें किसका लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का। तो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व्स में इधर क्या रहेगा, रिजर्व्स। ये भी मैं थोड़ा ठीक करती हूँ, रिजर्व्स है। लेट्स सी अमाउंट क्या है, रिजर्व्स सिर्फ एच लिमिटेड का देखो 4,000, पीएनएल अकाउंट भी 4,000 था। तो यहाँ पे इधर मैंने रिजर्व्स लिखा 4,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट तो ऑलरेडी निकाल के रखा है। देखो 4937। फिर एक और चीज़ यहाँ पे आएगा, दैट इज कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन में हमें गुडविल नहीं, कैपिटल रिजर्व मिला है। हाउ मच, 2813, हाउ मच इट इज कमिंग, 2813। ये सबको ऐड करो, 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4937 प्लस 2813 is giving us how much, 11,750। हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है 11,750। इसके बाद सेकेंड वन जो हम लिखते हैं, इट इज बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 3250। तो इधर लिखेंगे 3250। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज। इसमें हमारे पास है ट्रेड पेबल। तो उसके लिए आई विल गो टू द नोट, बिकॉज आई कैन शो हियर। आई विल गो टू नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, सॉरी इधर ऐसे लिखना है, नोट नंबर 3 ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दो चीज़ लिखना है हमें, एक तो क्रेडिटर्स और दूसरा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स कितना है, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। 5,000 4,000 4,000 प्लस 2,000, तो 5,000 4,000, 5,000 प्लस 4,000 which is equal to 9,000, correct? 5,000 4,000 is 9,000, और इसमें इंटर कंपनी डेप्ट है 2,000। ये वाला 2,000 जो डेटर क्रेडिटर, इस एक के डेटर में इंक्लूडेड है, एक के क्रेडिटर, मतलब सेम बिजनेस से लेन देन। अब दोनों एक हो गए, ये अभी एस लिमिटेड और एच लिमिटेड एक बिजनेस हो गए, तो इनके बीच में कोई लेन देन नहीं एक्सेप्ट होगा, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 + 3, तो इनका जो यहाँ पे है दैट वी विल शो, ये एक लाइन छोड़ के इधर 9,000 में से हम लेस करेंगे इंटर कंपनी डेप्ट्स। कितना है ये 3,000, तो ये 3,000 माइनस करके इधर हो जाएगा 6,000। ये इंटर कंपनी डेट्स हमने माइनस कर दिया। सेम में बिल्स पेबल कितना है 4 और 2, बिल्स पेबल है 4,000 2,000, उसमें कितना इंटर कंपनी है 500 है, जो
एस लिमिटेड और एच लिमिटेड के बिल्स पेबल रिसीवेबल में इंक्लूडेड है। तो 4 and 2, तो यहाँ पे कितना है, पहले तो दोनों को कंबाइन करते, 4000 प्लस 2000, तो इसको ऐड करते तो दिस बिकम 6000, इसमें से लेस करेंगे इंटर कंपनी डेप्स, दिस इज हाउ मच, 500, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 5500 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 5000 4000 9000, दोनों को ऐड करेंगे हम तो 1 मिनट, आई एम सॉरी, हमने रॉन्ग अमाउंट देखा मेरे ख्याल से। बिल्स पेबल कितना है, इट इज 2000 and 1000, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट देखा, 2000 and 1000, so I have seen the wrong amount, so it is 2000, very sorry, 2000 and 1000, which is 3000, and this is 2500, दोनों को ऐड करें तो इट कम्स टू 8500। फिर से एक बार देखो, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, इट इज यहाँ पे 2000 1000, मैंने ये नीचे का फिगर P&L अकाउंट का फिगर ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रेड पेबल इज 8500, तो ये हो जाएगा टोटल। इसके बाद हम असेट्स का टोटल करेंगे, असेट में नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स असेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे फिक्स असेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो है, टैंजिबल इंटैंजिबल। सो टैंजिबल इंटैंजिबल के लिए अगेन हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे टैंजिबल बिल्डिंग है और प्लांट है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू नोट, और यहाँ पे फोर्थ वाला नोट, तो फोर्थ वाला नोट है टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स में हमारे पास है बिल्डिंग और प्लांट। तो बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग है 4000 और ये दोनों को ऐड करके प्लांट है 7000, 1 + 6, सो बिल्डिंग इज 4000 and plant is 6000 plus 1000 which is equal to 7000, दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी हाउ मच, 11000, तो इधर लिखेंगे 11000, और बिल्डिंग जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे है, 4000 प्लस नील, सो ये होने के बाद अभी हम जा सकते हैं टैंजिबल में। इनटैंजिबल कुछ है ही नहीं, गुडविल तो है ही नहीं, फिर हमारे पास स्टॉक है, शेयर्स इन एस लिमिटेड, ये तो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया, तो ये अभी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल और कैश बचा, वो सब कुछ करंट असेट्स है, तो ये इनटैंजिबल इज नील। फिर हमारे पास है करंट असेट्स, करंट असेट्स में
हमारे पास इन्वेंट्रीज है, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, और हमारे पास कैश है। कैश को बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अभी इन्वेंट्री तो हम ऐड कर लेते हैं, उसमें कोई वर्किंग नहीं है फिलहाल ये सब में। 4 + 6 10,000। तो दोनों को ऐड करना है, इधर लिख लेते हैं 4,000 + 6,000 विच इज इक्वल टू 10,000। इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल के लिए तो हमें नोट में जाना पड़ेगा, नोट नंबर 5, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसमें हमारे पास डेटर्स है और हमारे पास बिल्स रिसीवेबल है। सो डेटर कितना है, ऐड करो 5 + 3 8,000, और उसमें 3,000 इंटर कंपनी डेट है 2 + 1। बिल रिसीवेबल भी है 3 + 2 5,000, और उसमें 500 का इंटर कंपनी डेट्स है। क्रेडिटर बिल पेबल में जो माइनस किया उतना ही अमाउंट डेटर बिल रिसीवेबल में से भी माइनस करना है। इंटर कंपनी डेट एक के क्रेडिटर में इंक्लूडेड है तो दूसरे कंपनी के डेटर में, एक के बिल रिसीवेबल में इंक्लूडेड है तो दूसरे कंपनी के बिल्स पेबल में, तो दोनों में इक्वल सेम इफेक्ट देना है। तो 5 + 3 दैट इज 8,000, डेटर है 5,000 + 3,000 दैट इज 8,000। इस पे से माइनस करेंगे इंटर कंपनी डेट्स 3,000, तो ये हो जाएगा 5,000। और बिल्स रिसीवेबल जो है वो कितना है 3 + 2, it is 3 + 2, so I will write 3,000 + 2,000 which is equal to 5,000। इसमें से लेस करेंगे इंटर कंपनी डेट्स विच इज इक्वल टू 500। तो इधर हो जाएगा 4,500, तो आउटर का कॉलम में हो जाएगा 9,500, 9,500। So I will write here 9,500। तो इसके बाद लास्ट वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 2 + 1, 2,000 + 1,000। सो वो भी ऐड कर लेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2,000 + 1,000 दैट इज इक्वल टू 3,000। अब इसके बाद ये सब ऐड करो, कितना होता है, ऐड करो व्हाट इज द टैली अमाउंट। 10 + 11 750 + 3250 + 8,500 is equal to 33,500। और यहाँ पे भी 11,000 + 10,000 + 9,500 + 3,000 should give us 33,500। With this what happens, our balance sheet tallies and the sum is done. Thank you so much everyone.